हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं और यूपीएससी से एग्जाम में, खासकर अगर हम सिविल सर्विस एग्जाम की बात करें या फिर सीडीएस एग्जाम की बात करें या ऐसे जितने भी अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं, उनके ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है और इनके क्या इंपॉर्टेंस है, और जो जॉब प्रोफाइल है, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स की हो चाहे अदर पब्लिक ऑफिसर्स की हो, उनकी जॉब प्रोफाइल से इस इन क्वेश्चंस का क्या रिलेवेंस है और ये क्यों पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कुछ रिलेवेंट, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आर अ टाइप ऑफ क्वेश्चंस asked in the UPSC prelims exam wherein 2 or 3 statements are given and the candidate has to select the correct or incorrect statements related to the given topic। एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करते हुए कुछ 2, 3 या 4 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और आपको चूज करना होता है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक के रेफरेंस में कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से गलत हैं, ये आपको चूज करना होता है और ये आपका करेक्ट आंसर बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने के पीछे क्या रीजन है, क्या ऑब्जेक्टिव है और ये क्यों पूछे जाते हैं, आज हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इन डिटेल। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वो असेसिंग अंडरस्टैंडिंग। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आर डिजाइन टू असेस द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो सब्जेक्ट मैटर है, जो टॉपिक है जिसको कवर करते हुए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक की कैंडिडेट को कितनी समझ है, ये चेक करने के लिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे है कि दे रिक्वायर द कैंडिडेट टू कॉम्प्रिहेंड द गिवन इन्फॉर्मेशन, एनालाइज इट critically to arrive at a solution. These questions test the candidate's ability to understand complex concepts and apply them in different contexts। एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करते हुए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन सब्जेक्ट मैटर की कितनी इंपॉर्टेंस, कितनी समझ है कैंडिडेट को, ये किया जाता है। और पर्टिकुलर जितने भी उसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनको रीड करना है, एनालाइज करना है, उसमें जो इंसाइट्स मिल रहे हैं उनको समझना है, देन कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। इस तरह की जो बातें वो कवर की जाती हैं इन दिस टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और ये इसका इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है टेस्टिंग एनालिटिकल स्किल्स। Statement based questions are also used to test the candidate's analytical skill. They require the candidate to evaluate the given information, identify the relevant fact, and use them to arrive at a logical conclusion. These questions test the candidate's ability to analyze data and draw meaningful insights from it। एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करते हुए 3-4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से आपको इन्फॉर्मेशन को इवेलुएट करना है, उसको असेस करना है, उसको पढ़ना है, समझना है, आइडेंटिफाई करना है, उसमें अगर कोई फैक्ट, कोई डेटा दिया हुआ है उसको आपको समझना है, वो करेक्ट है, इनकरेक्ट है और कितना रिलेवेंट है उस पर्टिकुलर टॉपिक से। इन सब चीज़ों को समझते हुए आपको एक लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, देन आपको चूज करना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं, देन अकॉर्डिंगली आपको अपना आंसर चूज करना है। तो टेस्टिंग एनालिटिकल स्किल, आप कितना उसका एनालिसिस करते हैं, ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करें तो थर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंस है वो है इवेलुएटिंग एप्लीकेशन स्किल्स। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आर डिजाइंड टू इवेलुएट द कैंडिडेट्स ability to apply the given information in real world situations। They require the candidate to use the information provided to solve practical problems and arrive at a solution। These questions test the candidate's ability to apply theoretical concepts to practical scenarios। सो इवेल्युएटिंग एप्लीकेशन स्किल्स एक अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने के पीछे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं चेक करता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो, उनके पास जो नॉलेज है, जो इंसाइट है, उसको किस तरह से प्रैक्टिकली यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रेफरेंस में, तो उसमें वो किस तरह से उनका किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं और किस तरह से वो लॉजिकली कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं ओवरऑल, कि आपने जो कुछ भी रीड किया, जो भी एनालिसिस किया, जो भी अब तक आपने प्रिपरेशन करी है, उसका उसको आप किस तरह से यूटिलाइज करें, किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं इन दी रियल वर्ल्ड सिचुएशन, इन दी एग्जाम हॉल, जहाँ पे आपको आपका पूरा जो भी लॉजिक है, रीजनिंग, उसको यूटिलाइज करना है टू कॉम्प्रिहेंड द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो अब हम देखते हैं इसका अगला जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है improving recall। Statement-based questions also help in improving the candidate's recall of the subject matter। They require the candidate to remember the facts and information related to the given topic, which helps in understanding, consolidating their learning and improving their retention of the subject matter। आपने जो कुछ भी प्रिपेयर किया, जो कुछ भी पढ़ा है, उसमें आप उसको कितना रिकॉल कर पा रहे हैं इन द एग्जामिनेशन हॉल,
आप जब आपके सामने वो सिचुएशंस आई हैं, आपने जो कुछ भी रीड किया है, जो भी आपने अब तक समझा है, पढ़ा है, उससे आप किस तरह से रिकॉल कर पा रहे हैं। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 3 से 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आप उसको किस तरह से उसमें जो डेटा है, जो भी फिगर एंड फैक्ट्स हैं, उसको आप किस तरह से रिकॉल कर पा रहे हैं, आप कितना ज़्यादा उसको समझ पा रहे हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें बिहाइंड आस्किंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इन यूपीएससी लाइक एग्जाम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक अनदर इसमें एस्पेक्ट है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस असेस द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो हमने डिस्कस किया पहले, सब्जेक्ट मैटर की आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ये असेस करते हैं थ्रू दिस क्वेश्चंस एंड देयर एबिलिटी टू अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग। और आप कितना क्रिटिकली उसमें अपना जो भी आपके पास जो भी इंसाइट, जो भी नॉलेज, उसको आप किस तरह से क्रिटिकली उसको अप्लाई कर पा रहे हैं टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मीन्स द जो भी आपके पास क्वेश्चन है, उसको आप किस तरह से सॉल्व कर पा रहे हैं। Civil servants need to analyze information from various sources, evaluate different options, and make decisions based on sound reasoning and evidence-based analysis. Statement-based questions test the candidate's ability to do exactly that. जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि इन क्वेश्चंस का क्या रिलेवेंस है विद द जॉब प्रोफाइल ऑफ सिविल सर्वेंट्स और अदर पब्लिक ऑफिशियल्स। तो हमेशा जो सिचुएशंस हैं वो हमारे फेवर में नहीं होती हैं। मेनी टाइम्स जो सिविल सर्वेंट्स, उनके पास ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं, ऐसे मौके आ सकते हैं जहाँ पे उनके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं टू टेक टाइमली डिसीजन। तो उसमें आप किस तरह से जो बेस्ट अल्टरनेटिव उसको आप चूज करते हैं, आप किस तरह से समझ पाते हैं क्या गलत क्या सही है, क्या आपको चूज करना है, क्या आपको डिसाइड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं उस लेवल के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये एक बेसिक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है बिहाइंड आस्किंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन यूपीएससी लाइक एग्जाम्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं importance of asking statement based questions. In the future, civil servants may face situations where they are presented with a number of alternatives, जैसा हमने डिस्कस किया प्रीवियसली इन द प्रीवियस स्लाइड, to choose from, and they must be able to determine which alternatives are correct and which are not. Similarly, जैसा आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के साथ करते हैं, सिमिलरली आपके पास सिचुएशन आती है इन द फ्यूचर, तो आप किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से आप उसको अप्लाई करते हैं। Statement based questions help in this regard because they require the candidate to analyze the given information, evaluate the different alternatives, and choose the correct option based on their analysis. By practicing statement-based questions, candidates develop the ability to identify the relevant facts and information, evaluate different options, and arrive at a logical conclusion. Similarly, आप जिस तरह से questions को solve करते हैं इन ऐसे एग्जाम्स में, सिमिलरली आपके पास रियल लाइफ में जब आप एज अ सिविल सर्वेंट या फिर आप ऐसा पब्लिक ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, तो आपके पास सिमिलर सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आपके पास कई बार कई सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं और आपको चूज करना होता है कि आपको कौन सा उनमें से बेस्ट है जिससे आप चूज करके डिसीजन ले सकते हैं ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। यही सेम रोल प्ले करता है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कहीं ना कहीं ये बेस की तरह काम करता है, फाउंडेशन की तरह काम करता है, जहाँ से आपकी आपको प्रिपेयर किया जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर रोल, कि आप जब पर्टिकुलर सर्विस को ज्वाइन करेंगे तो आपको किस तरह से डिसीजन लेना है, आपको किस तरह से बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है बिहाइंड आस्किंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। आगे हम देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या कवर किया गया है। अब हम आते हैं कुछ सैम्पल क्वेश्चन पे। जैसा हमने डिस्कस किया था कि लास्ट तो वीडियो हम डिस्कस करेंगे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एंड वन मोर थिंग, अपने इस चैनल पर हमने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जो कि ऐसे अलग अलग टॉपिक को कवर करते हैं जहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप वो वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे सिमिलरली स्टेटमेंट्स दिए गए, आपको इनको रीड करना है, एनालिसिस करना है, देन कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो कुछ हमने अब तक डिस्कस किया वो आपको इन क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये इंडियन पॉलिटी का एक क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो कहता है, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फ्रीडम्स इन द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एंड जो स्टेटमेंट सेकंड है वो कहता है, फ्रीडम्स ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 19 आर अवेलेबल टू बोथ इंडियंस एंड फॉरेन नेशनल्स। तो यहाँ पे आपने जो कुछ ऑब्जेक्टिव, जो कुछ इंपॉर्टेंस अब तक पिछली स्लाइड्स में देखा है, वो सब आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा टू ड्रॉ अ लॉजिकल कंक्लूजन टू आंसर दिस क्वेश्चन। फिर चाहे आपको रिकॉल करना हो आपने जो कुछ पढ़ा है, या फिर आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करनी हो, या फिर आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना हो, इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक को। टॉपिक आर्टिकल 19 और सब कुछ इसके ही अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये आपको पूरा यहाँ पे एनालिसिस करना है, देन कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो सही है, बिकॉज आर्टिकल 19 जो है वो
राइट टू फ्रीडम की बात करें, इसमें 6 फ्रीडम्स हमको दी गई हैं, और इस वजह से जो आर्टिकल 19 है स्टेटमेंट फर्स्ट ये सही है, बिकॉज आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम की बात करता है उसमें आपको हमें 6 तरह की लिबर्टीज दी गई हैं एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये सही है, इन नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स के तौर पे वो हमको फ्रीडम्स दी गई हैं। और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो कहता है कि फ्रीडम्स ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको जो फ्रीडम्स दी गई हैं वो सिर्फ इंडियंस को नहीं बल्कि फॉरेन नेशनल्स को भी अवेलेबल है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज जो फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 दी गई है राइट टू फ्रीडम्स, वो फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ इंडियंस जो है सिटीजन है उनको ही अवेलेबल है, ना कि फॉरेन नेशनल्स को। इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ पे हमने रिकॉल किया, हमने क्या पढ़ा है वो हमने रिकॉल किया, हमने इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई की और फिर इसका कंक्लूजन ड्रॉ किया कि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्टेटमेंट जो बी है वो करेक्ट स्टेटमेंट, जो ऑप्शन बी है वो सही है, बिकॉज जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, और जो सेकंड, नहीं सॉरी मैंने सब गलत टिक कर दिया, सॉरी, ये इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, बिकॉज जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर चॉइस। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, सो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर चॉइस। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे स्टेटमेंट आपको 3 दी गई, वहाँ पे 2 थे। तो क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की क्या क्या एक्सक्लूसिव पावर्स में आती है? एक्सक्लूसिव पावर्स मीन्स कि ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स, ऐसे इंसिडेंट्स जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को अधिकार है वहां पे प्रेजेंट करने का, बोलने का, कानून बनाने का, वो लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर्स में आते हैं। तो जो फर्स्ट है वो कहता है टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, उसको रेटिफाई करना है, तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है ये, क्योंकि लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर में आता है, ऐसा ही क्वेश्चन कहता है। हमें ये समझना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, मतलब कौन सी पावर्स हैं ऐसी जो लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर्स में आती है, वही इसमें राइट आंसर होंगी। तो फर्स्ट है वो गलत है, बिकॉज टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी हमें दोनों जो हाउसेज हैं लोकसभा राज्यसभा उनका उनके पास ये पावर्स होती हैं, ना कि सिर्फ लोकसभा के पास, इसलिए फर्स्ट गलत है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कहता है टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सही है, बिकॉज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ओनली, नॉट राज्यसभा। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा द्वारा ही पास किया जाएगा, ना कि राज्यसभा द्वारा, इसलिए ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स में आता है। और स्टेटमेंट जो थर्ड है उसकी हम बात करते हैं, वो कहता है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करना, उनको अपने पद से हटाना है, उसकी प्रक्रिया को करना है पूरा, तो ये सिर्फ और सिर्फ काम लोकसभा द्वारा किया जा सकता है, ऐसा एक क्वेश्चन कहता है, बट ये गलत है, बिकॉज या तो आपको इमरजेंसी डिक्लेयर जो हुई है उसको रेटिफाई करना हो, या फिर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको इम्पीच करना भी, दोनों जो काम है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा किए जा सकते हैं, दोनों द्वारा किए जाते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा द्वारा, इसलिए फर्स्ट और थर्ड दोनों गलत है। सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड है वो लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स में आता है, इस वजह से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू ओनली। सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना ही लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स में आता है फ्रॉम ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स, फर्स्ट और थर्ड गलत है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी टू ओनली राइट आंसर चॉइस है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछता है सिमिलर वे में, क्वेश्चन पूछता है विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के पार्ट 4 में जो प्रोविजंस दिए गए, पार्ट 4 डील करता है विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पार्ट 4 में दिए गए हैं, और उनके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और हमें इनका एनालिसिस करना है, देन आंसर करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया है, टॉपिक क्या है, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि डील करता है विद दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये लिखा नहीं, बट हमें ये याद होना चाहिए, समझना होगा। और देन अब हमको इसमें अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना है बाय अप्लाइंग आवर नॉलेज, जो भी हमने पढ़ा है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे शेल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, मतलब जो भी प्रोविजंस दिए गए पार्ट 4 में भारतीय संविधान के, वो कोर्ट द्वारा इन्फोर्सेबल होंगे, ये कहता है स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड कहता है दे शेल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ये बिल्कुल कॉन्ट्रेडिक्टरी है फर्स्ट स्टेटमेंट का। ये कहता है कि दे शेल नॉट बी, जो भी प्रोविजंस दिए गए पार्ट 4 में वो एप्लीकेबल इन्फोर्सेबल नहीं होंगे बाय एनी कोर्ट। और जो स्टेटमेंट थर्ड है वो कहता है द प्रिंसिपल्स इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट,
जो भी लॉज बनाए जाएंगे, जो भी कानून बनाए जाएंगे, पास किए जाएंगे, उनको कहीं ना कहीं ये जो प्रिंसिपल्स दिए गए इस पार्ट 4 में वो इन्फ्लुएंस करेंगे। इन प्रोविजंस को ध्यान में रखना होगा, ये कहीं ना कहीं उसमें एक रोल प्ले करते हैं, ये कहता है स्टेटमेंट थर्ड। तो इनमें से जो सेकंड और थर्ड है वो सही है, फर्स्ट गलत है। गलत क्यों? बिकॉज जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो जो पार्ट 4 में दिया गया वो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, उसको कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो गलत है। और जो सेकंड और थर्ड है ये सही है। थर्ड इसलिए सही बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वाइल मेकिंग लॉज। वो कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से हमको फ्रेमिंग करनी है, किस तरह से हमको लॉज बनाने हैं, तो उनका ध्यान रखा जाता है। तो वो कहीं ना कहीं लॉ मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए सेकंड और थर्ड दोनों सही है, बट जो फर्स्ट है वो गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 and 3 ओनली। 2 and 3 ओनली, ये इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का। हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से क्वेश्चंस होते क्या हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और रियल लाइफ सिचुएशन जब आती है पब्लिक ऑफिसर्स की तो वो किस तरह से अपने प्रिपरेशन उन्होंने जो नॉलेज अपनी जो नॉलेज उनने जो नॉलेज अप्लाई की है उसको वो किस तरह से आने वाली टाइम में अप्लाई करने वाला है इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो, जहाँ पे हमको इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। तो ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट रियल लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ पे आप किस तरह से अल्टरनेटिव्स को चूज करेंगे, बेस्ट अल्टरनेटिव किस तरह से आप चूज करेंगे, किस तरह से आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ये सब कुछ कहीं ना कहीं होता है बिहाइंड आस्किंग स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए, खासकर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक को, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, प्रियम्बल हो, या फिर हमारे अदर ऑफिशियल्स हो लाइक सीएजी, अटॉर्नी जनरल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, या जितने भी ऐसे अदर टॉपिक्स उनको कवर करते हुए हमने इस चैनल पर कई सारी वीडियोज़ बनाई हैं जहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। तो आप उन सब वीडियोज़ को देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। और इन सारी वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, आप कमेंट में पुट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।